हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज 9 फरवरी 2022 है। आज क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस देखेंगे, फिर मेंस के लिए क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ वो दूंगा आपको। उसके बाद हम देखेंगे प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एनालिसिस के जो पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में मदद करेंगे। एंड साथ ही जो भी आपको एडिटोरियल डिस्कशन है वो सारी चीज़ें हम करेंगे आज के हिंदू एनालिसिस में। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आज 1000 लाइक तक आपको पहुंचाना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। देखो 1000 लाइक में, 1000 लाइक के लिए मतलब समझ लो हर व्यक्ति जो न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहा है उसको लाइक करने का है। तो बिल्कुल ये सोचे बिना कि क्या कैसे करना है, अपने को तो लाइक कर देना है। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करें, वैसे आई होप आपको पसंद आता है तभी आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ डू लाइक। एंड आज 1000 तक का नंबर बिल्कुल छूना है अपने को, है ना। टारगेट रहेगा अपने को डेली 1000 का। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। आज जो मैंने क्वेश्चन लिए वो मिडिएवल इंडिया से लिए बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खिलजी डायनेस्टी आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स खिलजी डायनेस्टी के रिगार्डिंग सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, यानी अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू डिफीट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द खिलजी डायनेस्टी। ठीक है ना। सेकेंड इसमें आपको बताना है कौन सही है, वन ओनली टू ओनली बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एबॉलिश द ग्रुप ऑफ 40, यानी कि तुर्कन ए चहलगनी नाम का एक सिस्टम चलता था। तो तुर्कन ए चहलगनी नाम का सिस्टम था जिसमें 40 ऑफिसर्स की एक वो बनाया जाता था, ग्रुप बनाया जाता था, तो ग्रुप ऑफ 40 बोलते हैं इसको। अबॉलिश किसने किया था। ऑप्शंस आर रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन या तुगरिल खान। तो आपको बताना इनमें से चहलगनी को किसने बैन किया था। दिस इज द थिंग। ठीक है ना। अगला जो सवाल है वो है रिगार्डिंग जिजिया टैक्स। तो जिजिया टैक्स के रिगार्डिंग ये सवाल है। और पहला स्टेटमेंट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है ना। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जिजिया टैक्स जो था इट वाज अ टैक्स लिवाइड ऑन बोथ इंडिविजुअल्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली टू ओनली बोथ या नन। लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन, लेकिन आई होप आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, है ना। आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, दिस इज व्हाट आई वांट। एंड ये पहला जो सवाल मैंने पूछा था कि खिलजी डायनेस्टी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट, देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। 1290 बेसिकली 1290 में इसका फाउंडेशन हुआ था, 1290 में। और 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी था जो कि डायनेस्टी का रूलर था। और खिलजी डायनेस्टी आई थी आफ्टर द मामलुक डायनेस्टी, जो स्लेव डायनेस्टी थी, मामलुक डायनेस्टी एक्चुअली। लेट मी टेल यू द ईयर्स एज वेल, थोड़ा सा मैं आपको ईयर बता दूं तो आपको ताकि आपको याद रहे। तो जो मामलुक डायनेस्टी थी, MAMLUK, मामलुक, या फिर इसी को क्या बोलते थे हम, स्लेव डायनेस्टी बोलते थे, ये 1206 1206 से 1290 तक थी। 1206 से 1290 एंड 1290 से बेसिकली कहना चाहिए आपका खिलजी डायनेस्टी शुरू होती है, जिसमें फर्स्ट रूलर जो था 1290 से 1296 के बीच में वो आपका जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर टू डिफीट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। एक और चीज़ आपको, ये 1320 1320 तक की डायनेस्टी चली थी, है ना। 1320 तक की डायनेस्टी चली थी, है ना। इसके बाद फिर तुगलक डायनेस्टी आएगी, है ना। तो खिलजी डायनेस्टी का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा दिल्ली सुल्तान था जो कि मतलब कि जिसने कि साउथ तक में किंगडम्स को कैप्चर किया था। बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, मार्केट रिफॉर्म्स भी किए थे काफ़ी सारे, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारे मार्केट रिफॉर्म्स भी किए थे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। एंड इसके अलावा आपको दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि चहलगनी या जो ग्रुप ऑफ 40 सिस्टम है उसको किसने बंद किया था। तो बलबन वॉज द पर्सन हु एंडेड दिस, एबॉलिश दिस सिस्टम। चहलगनी को चालीसा बोलते थे, चालीसा, या तुर्कन चहलगनी जो था उसको चालीसा कहते थे, ग्रुप ऑफ 40 पीपल। ठीक है ना। एंड तीसरा सवाल आपको जिजिया के रिगार्डिंग पूछा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दिस टैक्स। एंड सेकंड स्टेटमेंट जरूर गलत है क्योंकि ये पिलग्रिमेज टैक्स था जो कि नॉन
नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, पिलग्रिमेज टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। तो बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज जिजिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गए होंगे। आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ मूव करते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है रीसेंट एंटी कन्वर्जन बिल्स प्रोटेक्ट मोर फंडामेंटल राइट्स देन वायलेट। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि किस तरीके से एंटी कन्वर्जन जो बिल्स हैं जो अभी रिसेंटली पास हो रहे हैं, ये किस तरीके से वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ना कि उनको वायलेट करने का काम करते हैं। तो ये आपको थोड़ा इसके ऊपर लिखना है, अगर आप लिख पाए तो दैट विल बी वेरी गुड, कि किस तरीके से जो ये आपका एंटी कन्वर्जन बिल्स हैं वो किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं रादर देन वायलेटिंग देम। ठीक है, मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ है द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पराय शिक्षालय इनिशिएटिव। पराय शिक्षालय इनिशिएटिव या पराय शिक्षालय इनिशिएटिव, कुछ भी आप बोलिए, स्पेलिंग याद रखिएगा, PARAY, पराय शिक्षालय इनिशिएटिव। अब ये क्या है, इट इज़ एन ओपन एयर क्लासरूम, याद रखिएगा, सिंपल सा फंडा है, ओपन एयर क्लासरूम इन द नेबरहुड प्रोग्राम। ठीक है ना, ये क्लासेस 1 to 7th के लिए रहेगा, यानी कि पहली क्लास से 7वीं क्लास तक के बच्चों के लिए इनिशिएटिव है, ओपन एयर क्लासरूम है, ओपन एयर क्लासरूम इन द नेबरहुड प्रोग्राम इसको बोलते हैं, पराय शिक्षालय, पराय शिक्षालय या परे शिक्षालय है ना, परे शिक्षालय, कुछ भी आप बोलिए, याद रखिएगा इस प्रोग्राम को। इट्स इनिशिएटिव ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू encourage the students who dropped out of school during the COVID-19 pandemic to continue their education. The aim of this initiative is to encourage the students who dropped out of the school during the COVID-19 pandemic to recontinue their education. तो basically for that thing it is starting, and physical classes की जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल तो ओपन कर दिया, बट उसको इस फॉर्म में ओपन किया है कि दे विल बी टीचिंग इन द ओपन एंड ऑल, है ना, पार्क्स में इस तरीके से अप्रोच ली जाएगी। तो ओपन एयर स्पेसेस जो है ना, चाहे वो नेबरहुड पार्क्स हो या ग्राउंड हो, वहाँ पर क्लासेस ली जाएंगी बेसिकली। एंड जो सिटी का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है दैट विल हेल्प अ लॉट इन दिस इनिशिएटिव। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, दूसरी जो न्यूज़ है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एम रैपर, इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एम रैपर। रैपर क्या होता है, जैसे रैप करने के लिए होता है ना, तो एम रैपर है। इट्स अ बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज मीडियम, बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज मीडियम फॉर जीनोमिक सीक्वेंसिंग लैब्स, बायोबैंक्स, रिसर्च लैब्स हैंडलिंग बायोलॉजिकल सैंपल्स फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस। ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी लेबोरेटरी, ऐसी कोई भी बायोबैंक, ऐसा कोई भी रिसर्च लैब जहाँ पे बायोलॉजिकल सैंपल को स्टोर किया जाता है या बायोलॉजिकल सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस, याद रखेगा, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे बायोलॉजिकल सैंपल्स को स्टोर किया जाता है या बायोलॉजिकल सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस, वहाँ पर आप एम रैपर का यूज़ कर सकते हैं। तो एम रैपर इंडिया का पहला इंडिजिनस बायो सैंपल किट है, याद रखेगा, एम रैपर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बायो सैंपल किट। इट्स अ बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज मीडियम, इट्स अ बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज मीडियम, एंड इट वुड हेल्प प्रिजर्विंग द जेनेटिक कंटेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं उनके जेनेटिक कंटेंट को प्रिजर्व करके रखेगा। अगर उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर उनको सेव किया जा रहा है, स्टोरेज किया जा रहा है, तो उनका जो बायोलॉजिकल सैंपल है, बायोलॉजिकल सैंपल्स का जो कंटेंट होता है, जेनेटिक कंटेंट होता है, उसको सेव करके रखेगा। चाहे माइक्रोबायोम्स हो, चाहे सलाइवा हो, चाहे सेल्स हो, चाहे टिश्यूज़ हो, चाहे ब्लड हो, चाहे बॉडी फ्लूइड हो, चाहे फीकल ट्यूब्स हो, तो इन सबको प्रोटेक्ट करके रखेगा और इसका मतलब इनका जो जेनेटिक कंटेंट है उसको स्पिल होने से रोकेगा। एम रैपर, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, द ओनली मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट मीडियम टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, है ना, एंड ये इंडिया का इंडिजिनस पहला मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो कि आपको जिसके बारे में याद रखना है। तो एम रैपर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। पराय शिक्षालय और एम रैपर, दो चीज़ों के बारे में हमने जाना। अगला जो न्यूज़ है मेन वो है हरियाणा कैबिनेट नॉड फॉर एंटी कन्वर्जन बिल। अब हरियाणा कैबिनेट ने एंटी कन्वर्जन बिल जो है उसको नॉड दे दिया, उसको पास करने के लिए परमिशन दे दी है। तो हरियाणा कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। नाम है हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022, है ना। अब ये क्या बोलता है, इट सीक्स टू प्रोहिबिट रिलीजियस कन्वर्जन्स, इट सीक्स टू प्रोहिबिट रिलीजियस कन्वर्जन्स affected through misrepresentation,
कौन कौन से केसेस में देखो, बैन नहीं, कन्वर्जन्स पे बैन नहीं है, लेकिन कन्वर्जन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आइडियोलॉजिकल आप कन्वर्ट होना चाहते हैं, बाय आइडियोलॉजी आप कन्वर्ट होना चाहते हो, ठीक है ना। तो कन्वर्जन्स पे बैन नहीं है, बात है कि किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कन्वर्जन केवल तभी अलाउड है जो इस तरह के स्टेट्स आ रहे हैं ना, जितने स्टेट, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे आपका हरियाणा हो, जिन्होंने भी कन्वर्जन के खिलाफ इस तरीके की चीज़ें ले आई है, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि भैया आप कन्वर्ट हो ना, अगर आप आइडियोलॉजिकली मानते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक रिलीजन से, एक्स रिलीजन से वाई रिलीजन की तरफ शिफ्ट होना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको वाई रिलीजन की जो आइडियोलॉजी है उस पर बिलीव करना होगा। अगर आप अनटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट बिलीविंग इन द आइडियोलॉजी ऑफ वाई, जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग सम फ्रीबी या यू आर गेटिंग सम lucrative ऑफर्स के कारण आप कन्वर्ट ना हो, दिस इज व्हाट द मेन थिंग इज, है ना। ऑफर्स के कारण आप कन्वर्ट ना हो, तो वही चीज़ यहाँ पे कि मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण, या फोर्सफुल, या अनड्यू इन्फ्लुएंस, या कोअर्जन, या एल्योरमेंट, मतलब कि किसी तरीके से आपको भैया बोला जाए कि भैया मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा या आपको 5 लाख रुपए दूंगा अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो, तो या किसी भी से फ्रॉडलेंट तरीके से, या मैरिज के तरीके से अगर किसी को फिर फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ऑफेंस के रूप में ली जाएंगी। इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस एंड क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में इसको लिया जाएगा। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो ड्राफ्ट बिल है वो ये भी कहता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ इट लाइज ऑन द एक्यूज, ऐसे केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज पे लाई करेगा, और एक्यूज को ये बिल्कुल बताना पड़ेगा कि वो, मतलब एक्यूज को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ही इज इनोसेंट एंड ऑल, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। नाउ द बिल ऑन द लाइंस ऑफ रिसेंट एंटी कन्वर्जन लॉज पास्ड इन द स्टेट्स proposes to make conversion by marriage an offense। तो जैसे कि ये conversion by marriage is an offense, and it also prescribes higher punishment for conversion of minors, women and member of scheduled caste and scheduled tribe। अगर आप conversion करते हो स्पेशली माइनर्स में, विमेंस में और members of scheduled caste and scheduled tribes में by using any of the above mentioned things, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, misrepresentation, force, coercion, marriage and all, fraudulent means कोई भी तरीका, तो आपको जो पनिशमेंट होगी वो और ज़्यादा हायर पनिशमेंट रहेगी। इट विल बी मच मोर पनिशमेंट, मतलब हायर पनिशमेंट आपको लागू पड़ेगी। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। वुमेन के केस में या माइनर्स के केस में, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के केस में बहुत ज़्यादा पनिशमेंट रहेगी, ठीक है ना। Now the draft bill's statements of objectives and reasons read, the constitution confers on each individual the fundamental right to profess, practice and propagate his religion। ठीक है ना, हर व्यक्ति के पास राइट है कि वो अपना प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट करे रिलीजन को। लेकिन देखो एक चीज़ यहाँ पे कई लोग डिबेट करेंगे कि यहाँ पे सर प्रोपगेट करने का भी तो है, बट प्रोपगेशन आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप दूसरे को कन्वर्ट करके प्रोपगेट करें। आप कैसे भाई, आप अपनी फिलॉसफी जो है, आप आइडियोलॉजीज बताओ, अपनी आइडियोलॉजीज को, ठीक है, आपने बताया, आपने समझाया, आपके अलग अलग प्रवचन हो रहे हैं, आपके अलग अलग आपने मतलब जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप अपनी कुछ भी कर रहे हैं, आप टेलीविजन चैनल्स के थ्रू आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं, कुछ भी है, लेकिन आप किसी को इस तरीके से फोर्सफुली तो कन्वर्ट ना करें ना, शादी के नाम पे या इसी के नाम पे। कई लोगों के कई केसेस हमने रिसेंटली देखे हैं कि कुछ कम्युनिटी के लोग जैसे सब दे आर चेंजिंग देयर नेम्स, नाम बदल लेते हैं, देन दे डू द मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज दे स्टार्ट फोर्सफुल कन्वर्सेशन। कई केसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं, है ना। इनफैक्ट कई बार प्रेजेंट में ऐसे केसेस आते भी हैं जिसमें कि पता चलता है कि इस तरीके से इसने शादी कर ली, फिर उसके बाद नाम बताया कि मेरा असली नाम तो ये है और अब आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं देश में, और इन ऑर्डर टू स्टॉप दीज थिंग्स ओनली ये सारे जो लॉज हैं वो पास किए जा रहे हैं ना। एंड दूसरा चीज़ है कि अगर आपके पास अपना राइट, अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने का राइट है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दूसरों के जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन या प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। तो योर राइट डज नॉट मीन्स, देखो एक बहुत अच्छी कहावत है कि आपको हाथ फैलाने का अधिकार है, मतलब आपको दोनों हाथों को पूरा फैलाने का अधिकार है, बट ये जब आप हाथ फैलाओ तो ये दूसरे की नाक पे तो आप नहीं मार सकते ना,
है ना, कि आप ये थोड़ी बोल सकते कि भैया मेरे को चूंकि हाथ फैलाने का अधिकार है तो मैं अपना हाथ फैला के किसी को भी मार सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास हाथ फैलाने का अधिकार है तो वो तब तक है जब तक वो दूसरे की प्राइवेसी को ना भंग करे, दूसरे के राइट को ना भंग करे, है ना? दूसरे के पास भी शांति से खड़े रहने का अधिकार है, तो आप उसको मार करके ही नहीं बोल सकते कि भैया चूंकि मेरे पास हाथ चलाने का अधिकार है तो मैं आपके ऊपर चलाऊंगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो यू कैन नॉट इंटर इनटू द डोमेन ऑफ सम अदर पर्सन एंड देन से दैट कि आई एम फ्री टू डू सो, है ना, यू आर नॉट फ्री टू इंटर इनटू द डोमेन ऑफ अदर पर्सन। तो प्रैक्टिस प्रोपोगेट प्रोफेस करना है आप अपना रिलीजन, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जो लिमिटेशंस हैं उनको पूरा करते हुए, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, ये सारे लिमिटेशंस को पूरा करते हुए, क्योंकि कोई भी राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं, देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट एंड ऑल, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको याद करना है, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट समवन, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है दैट यू कैन कन्वर्ट समवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्लियर की हुई है। दैट इज द थिंग आई वांटेड टू टेल यू, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द सुप्रीम कोर्ट के कारण, ठीक है ना। एंड अगर आप बेसिकली आर्टिकल 25 के अंतर्गत अगर आपको प्रैक्टिस प्रोफेशन प्रोपोगेट करने का जो परमिशन दिया है, बट दैट शुड नॉट हार्म द पब्लिक ऑर्डर इन एनी वे, दैट शुड नॉट हार्म द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इन एनी वे, मोरालिटी, हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ द अदर पर्सन्स ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो अगर आप इस तरीके से फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन या कोअर्जन या फोर्सफुल कोअर्जन कन्वर्जन करते हो, या इस तरह से मास कन्वर्जन करते हो, या मैरिज के थ्रू आप एल्योरमेंट के थ्रू करते हो, तो ये दूसरे व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है ना उसके अगेंस्ट चला जाता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट वेरी एथिकल, नॉट वेरी करेक्ट, नॉट वेरी प्रूडेंट टू डू सो, एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टेट्स आर कमिंग आउट विद सच लॉज। इस तरीके के लॉज लेकर के स्टेट जो है वो सामने आ रहे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, है ना। आज जो हम एक मैप डिस्कस करेंगे ना, तो आज हम श्रीलंका का मैप डिस्कस करेंगे। तो आई विल टेल यू द मैप अबाउट श्रीलंका एज वेल। काफ़ी अच्छी चीज़ें हमारे और श्रीलंका के बीच में हो रही हैं। तो आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाइए, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे बेसिकली एक हम जो न्यूज़ देखेंगे चार मीनार के बारे में देखेंगे, चार मीनार के बारे में, और चार मीनार के साथ साथ हम थोड़ा सा बाहमनी किंगडम का बेसिक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि चार मीनार जो है ये एक तो बाहमनी किंगडम के अंतर्गत आता था, बाहमनी एम्पायर के अंतर्गत आता था, और बाहमनी एम्पायर विजयनगर के एम्पायर के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़, बहुत ज़्यादा रहता था, चर्चा में था, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट था। डेक्कन सल्तनत बोलते थे इसको, डेक्कन सल्तनत बोलते, जैसे दिल्ली सल्तनत बोलते ना, वैसे डेक्कन सल्तनत बोलते थे हम इसको। एंड इसमें देखो अलग अलग जगह हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं, जैसे कि आपका गोलकोंडा फोर्ट हो गया, कुतुब शाही टूम्स हो गए, चार मीनार हो गए, ये सब हैदराबाद में लोकेटेड है, एंड दे आर लैंडमार्क्स ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी। ये कुतुब शाही डायनेस्टी के लैंडमार्क्स में आते हैं, ठीक है ना। चार मीनार की स्पेशली बात करें तो चार मीनार एक सेरेमोनियल गेटवे है विच इज़ बिल्ट टू सेलिब्रेट द फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद विच इज़ द न्यू मिलेनियल सिटी इन 1591 AD। तो 1591 AD में चार मीनार को बनाया गया था एज अ सेरेमोनियल गेटवे बिल्ट टू सेलिब्रेट द फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद, ठीक है ना। Its date of construction that marks the beginning of the second Islamic millennium, as an event was widely celebrated in the Islamic world and therefore suggestive of Hyderabad being deliberately founded as a millennial city। इसीलिए हैदराबाद को एक millennial city के रूप में बनाया गया था, because it led to the foundation of second Islamic millennium, है ना। तो काफ़ी डेक्कन सल्तनत का बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है ये चार मीनार। इट वॉज द फर्स्ट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लाइम, मोर्टार एंड ग्रेनाइट। याद रखिएगा, ये पहला मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड का विच वॉज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द लाइम, मोर्टार एंड ग्रेनाइट। इट वॉज ओनली आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन दैट द आर्किटेक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ लाइम, मोर्टार इन रेजिंग ह्यूज स्ट्रक्चर्स। तो इसके फाउंडेशन के बाद ही, इसके कंस्ट्रक्शन के बाद ही विश्व में जो अलग अलग बिल्डर्स थे, जो मिस्त्री लोग थे ना, उनको पता चला कि भैया लाइम, मोर्टार का यूज़ कर सकते हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग बिल्डिंग्स एंड ऑल। तो दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार मीनार के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको उसे बता दूं कि चार मीनार जो हैदराबाद है, इट सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ कुतुब शाही, है ना।
एंड असफ जाही निज़ाम, ये सब इन सब की कैपिटल भी हैदराबाद के रूप में था। एंड जो बेसिकली आपका जो बहामनी एम्पायर है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बहामनी एम्पायर के पहले क्या था, लगभग जो सदर्न किंग कृष्णदेव राय था, ही डिफीटेड द लास्ट रूलर ऑफ बहामनी एम्पायर, आफ्टर विच इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 स्टेट्स, है ना। 5 स्टेट्स में ये ब्रेक डाउन हुआ था। बहामनी एम्पायर जो था वो 5 स्टेट्स में ब्रेक डाउन हुआ था। एंड इनको कलेक्टिवली डेक्कन सल्तनत कहा जाता था। इट वॉज कलेक्टिवली नोन एज द डेक्कन सल्तनत। इसमें आता है निज़ाम शाही, आता है अहमदनगर का, निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर, कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, एंड बरीद शाही ऑफ बिदार, बरीद शाही बिदार की, इमाद शाही बेरार की, और आदिल शाही बीजापुर की। ये 5 आपको नाम याद रखने हैं, समझ लो, नाम याद रखने ही रखने। यूपीएससी जिस दिन भी क्वेश्चन पूछ लेगा ना, बिल्कुल समझ लो पूछेगा ही पूछेगा यूपीएससी आपसे क्वेश्चन, है ना। तो यूपीएससी विल आस्क यू डेफिनेटली दिस क्वेश्चन कि इनमें से मैच द कॉलम करो, कौन सा कहाँ का है। ये या तो मैच करवा देगा या करेक्टली मैच कौन कौन से। तो याद रखेगा कौन कौन थे। निज़ाम शाही था अहमदनगर का, निज़ाम शाही अहमदनगर का, कुतुब शाही गोलकोंडा का, कुतुब शाही गोलकोंडा का, एंड बरीद शाही बिदार का, बरीद से बिदार याद रखना, इमाद से बिरार याद रखना, बरीद से बिदार, इमाद से बेरार, और आदिल शाही बीजापुर, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकोंडा, निज़ाम शाही अहमदनगर, बरीद शाही बिदार, इमाद शाही बेरार। तो ये आपको याद रखना, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड बाहमनी किंगडम का जो स्टार्टिंग था वो तुर्किश गवर्नर अलाउद्दीन हसन बाहमन शाह के नाम से होता है हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट 1347 में, है ना, 1347 में बेसिकली कहना चाहिए बाहमन शाह जो कि टर्किश गवर्नर था, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत एंड देयरफॉर स्टार्टेड हिज किंगडम इन द साउथ रीजन। एंड तभी से ये आपका बहामनी एम्पायर की स्टार्ट होती है बाहमन शाह से, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट 1347 में। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव अहेड। ये आप लोग एक मैप और देख लो बल्कि लास्ट में, बस कि जो बहामनी एम्पायर था उसका रीजन किस तरीके से डिवाइडेड था। तो आप ये देख सकते हैं अहमदनगर है। अहमदनगर मैंने आपको बताया कि निज़ाम शाही था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो बीजापुर वाला रीजन है उसमें आदिल शाही था। फिर मैंने आपको गोलकोंडा में बताया था कुतुब शाही था, है ना। बिदार में बरीद शाही था, और बेरार में आपका मतलब इमाद शाही था। तो ये रीजन से आप देख लीजिए कैसे लोकेटेड है। ईस्ट टू वेस्ट कॉर्डर आपसे बीजापुर, बिदार और गोलकोंडा में पूछ सकते हैं वो लोग, है ना। ईस्ट टू वेस्ट कॉर्डर पूछ सकते हैं कि बिदार, बीजापुर और गोलकोंडा को ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। या फिर आपको बेरार गोलकोंडा इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इसको नॉर्थ से, नदर्न मोस्ट से सदर्न मोस्ट की तरफ लगाओ, है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है। इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एज वेल, है ना। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पर बेसिकली जो एडिटोरियल है उसमें सबसे पहला एडिटोरियल हम देखेंगे, स्टेप अप एग्री स्पेंडिंग बूस्ट फार्म इनकम्स। अब यहाँ पे ये आर्टिकल जो है ये एग्रीकल्चरल स्पेंडिंग की बात कर रहा है कि भैया हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारी जो रैंकिंग आई है वो AOI इंडेक्स में बहुत कम आई है। AOI मतलब कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स, आप लोग लिख लीजिए इसको। ये प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स, और इस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या इंडिया का पोजीशन रहा है, क्या कैसे रहा है। और ये काफ़ी अच्छा आपको मेंस में भी लिखने के लिए मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा। क्योंकि मेंस में ऐसी चीज़ अगर आप लिखते हैं, थोड़ा टेक्निकलिटी के साथ आप लिखते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको पड़ता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू विल राइट दीज थिंग्स। मैं आपको एक एक करके अब एडिटोरियल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ऑथर ने बताया कि अगर आप ओवरऑल बजटरी एलोकेशन देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर का, तो वो इंक्रीज़ हुआ है मार्जिनली। 4.4% का इंक्रीज़ आपको 2022-23 में एग्रीकल्चर के लिए देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये जो इंक्रीज़ है ये इन्फ्लेशन के रेट से तो ऑब्वियसली बात है कम ही है। इन्फ्लेशन का रेट तो 5.5% से ज़्यादा के हिसाब से बढ़ रहा है। वैसे में अगर आप देखेंगे जो इंक्रीज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ऑथर ने कही वो ये कही है कि भैया ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ अमंग
टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन एग्रीकल्चर। अगर आप देखें तो जो एग्रीकल्चर में स्पेंडिंग है उसमें इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में आएगा अगर एग्रीकल्चर स्पेंडिंग के बारे में देखें। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो इंडिया का परफॉर्मेंस एग्रीकल्चरली वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ चाहे वो एग्रीकल्चरल ईल्ड की बात क्यों ना हो, चाहे एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी की बात क्यों ना हो, वो बहुत कम है ना। और हमसे बहुत कम लैंड के साथ, हमसे बहुत कम उन सब के साथ चाइना और ये ज़्यादा बेटर और ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन और जो हमारा एफिशिएंसी है, यूटिलाइजेशन है लैंड का, वो इतना कम है। ठीक है ना, तो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। अगर आप देखें स्पेंडिंग के मामले में तो कई लोअर इनकम कंट्रीज तो हमसे ज़्यादा स्पेंडिंग करती हैं ओवरऑल परसेंटेज के बेसिस पे। ऐसे मालावी हो गया, माली हो गया एंड नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये हमसे ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, है ना। इसके अलावा कई मिडिल इनकम कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जो हमसे ज़्यादा स्पेंडिंग करती है, चाहे वो चाइना हो गया या गुयाना हो गया, ये सारे हमसे ज़्यादा स्पेंडिंग करती है। अब यहाँ पर जो ऑथर ने बात की रैंकिंग की, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स, इट इज़ एन इंडेक्स विच वॉज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द गोल 2 और ज़ीरो हंगर ऑफ 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 2015 से लेकर के 2030 तक के बीच का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, ओके, 2015 से लेकर के 2030 के बीच में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फुलफिल करने की बात की गई थी, उसी के अंतर्गत बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स जो है वो निकाला गया है। ठीक है ना, उसी के अंतर्गत ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स जो है आपका निकाला जाता है और उसमें यही पता चलता है कि बेसिकली किस तरीके से एग्रीकल्चर में कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आप हंगर को रिमूव करने के लिए सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि AOI इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एग्रीकल्चरल शेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब एग्रीकल्चरल शेयर कितना है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का, डिवाइडेड बाय द वैल्यू एडेड शेयर ऑफ GDP। वैल्यू एडेड शेयर ऑफ GDP मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो रेशियो है जो डिटरमाइन करता है कि गवर्नमेंट कितना एक तो स्पेंड कर रही है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एंड इस सेक्टर का फिर कंट्रीब्यूशन कितना है GDP में। मतलब कि एग्रीकल्चर पे कितना कर रही है गवर्नमेंट स्पेंड, फिर उतने एक्सपेंडिचर के बाद वो सेक्टर कितना रिटर्न कर रहा है, कितना वापस कर रहा है ना। दैट इज़ अनदर थिंग, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर कितना सक्सेसफुल हो रहा है वो भी तो जानना जरूर। मतलब मैं अगर आपसे बोलूँ कि भैया मैं 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 15 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हो। सपोज करो कोई बच्चा 10वीं में है और वो 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हो कि कम से कम वो भैया 90, 95, 100% ला सकता है ना। लेकिन अगर वो बच्चा मान लो अब जस्ट पास हो रहा है, 40% लेकर के आ रहा है, तो आप बोलोगे ना कि भैया जितनी पढ़ाई तुम करते थे अपनी क्लास के हिसाब से उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन। यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि जितना एग्रीकल्चर में हमारी स्पेंडिंग है, क्या हम उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो दैट इज एक्चुअली एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स वही पता करने की कोशिश करता है। अब AOI में अगर हम कंपैरिजन करें एशिया में, तो अगर एशिया का ओवरऑल AOI देखें तो वो इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन इंडिया का जो AOI है इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन एशिया एंड वन ऑफ द लोएस्ट अमंग एशिया मिडिल इनकम कंट्रीज के में अगर हम बात करें तो एशिया एज अ होल परफॉर्म्स मच बेटर देन इंडिया, है ना। चाइना में अगर आप देखो तो उसमें भी वहाँ पे भी इंडेक्स हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो, और इंडिया की रैंकिंग जो है वो 38th इन द वर्ल्ड है। मतलब कि एक एग्रेरियन कंट्री होने के बाद, मतलब एग्रेरियन एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड कंट्री है इंडिया, एंड उसके बाद हमारा जो रैंकिंग है वो 38 है ग्लोबली इन द वर्ल्ड इन द एग्रीकल्चर इंडेक्स। दैट इज द थिंग कि वो सही नहीं है, दैट डजंट सीम गुड, है ना। और इतना ज़्यादा इनॉर्मस स्पेंडिंग जो हमारा हो रहा है, मतलब कि वो आउटपुट सही नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया से देखो, इंडिया फॉर एग्जाम्पल टोटल सीरियल ईल्ड इंडिया की जो है वो ओनली 3282 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर है, एंड एशिया का अगर एवरेज निकाले तो 4225 किलोग्राम पर हेक्टेयर एशिया का ईल्ड आता है, ठीक है ना, ये सीरियल ईल्ड आता है। तो मतलब कि एशिया के ईल्ड एवरेज ईल्ड से भी कम इंडिया का एवरेज ईल्ड है ना। इसके बाद चाइना का अगर हम देखें, सोचो चाइना की अगर हम बात करें, जहाँ की एवरेज लैंड होल्डिंग साइज 0.6 हेक्टेयर की है मात्र। मतलब चाइना की एवरेज लैंड होल्डिंग साइज केवल 0.6 हेक्टेयर की है, जो कि कई ज़्यादा कम है इंडिया से, बहुत ज़्यादा कम है इंडिया से। एंड इंडिया की लैंड होल्डिंग की अगर हम
हम बात करें तो द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्रॉप यील्ड इज मच हायर देन इंडिया। अगर वहाँ पे क्रॉप यील्ड के कंपैरिजन में हम कंपेयर करें इंडिया और चाइना को, तो चाइना कई ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है ना। एंड अगर हम सीरियल यील्ड देखें चाइना की, तो 6296 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, जो इंडिया के केस में 3200 आ रहा है, वो चाइना के केस में 6296 के आसपास आ रहा है। वहीं पल्सेस यील्ड की बात करें, क्रॉप यील्ड की बात करें, वेजिटेबल यील्ड की बात करें, चाइना के कंपैरिजन में कितनी कम है इंडिया की। आप देख सकते हैं कि हम पर हेक्टेयर अगर हम वेजिटेबल यील्ड की बात करते हैं तो 25,546 किलोग्राम पर हेक्टेयर चाइना में आता है, जो चीज़ वो हमारे यहाँ 15,451 किलोग्राम आता है मात्र। तो ये आपको दिखाता है कि कितना ज़्यादा यील्ड में, आउटपुट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जो एफिशिएंसी में कन्वर्जन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया और चाइना को अगर हम कंपेयर करते हैं तो, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे ऑथर ने देखा कि देखो अगर हम क्लोजली बजट को एनालाइज करो तो हमको ये समझ में आएगा कि कई जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने इस बार स्पेंडिंग कम कर दी, चाहे वो एमएसपी का क्यों ना हो, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो स्पेंडिंग है वो कम किया है। दूसरा, इसके अलावा जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम्स है उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कम कर दिया है एलोकेशन, लगभग 62% तक एलोकेशन को डिक्रीज किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान जो पीएम आशा स्कीम है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए भी हमने देखा कि काफ़ी रिडक्शन किया है। केवल इस बार केवल 1 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, जो कि पहले 400 करोड़ के आसपास था। तो पीएम आशा स्कीम में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है। तो वी कैन आर्ग्यू दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ द, मतलब कि जो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग था एग्रीकल्चर में, वो ओवरऑल तो ज़्यादा दिख रहा है, एब्सोल्यूट टर्म में ज़्यादा दिख रहा है, बट अगर आप इसको इस तरीके से डिवाइड करें, बेसिकली छोटी छोटी उसमें यूनिट्स में, सब यूनिट्स में डिवाइड करें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ओवरऑल जो हमारा स्पेंडिंग है वो कहाँ, या तो गलत जगह हो रहा है या फिर उसका एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, और हमको ऐसे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, यूटिलाइजेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्रॉप यील्ड को बढ़ाने की ज़रूरत है ना। जो ये सारी चीज़ें, इन वैल्यूज़ को अगर हम इंप्रूव करते हैं तो ही हम compete कर पाएंगे एटलीस्ट एशिया में, और ऐसी जो कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर रही हैं, जैसे चाइना जैसी कंट्री है। एंड हमको रिटर्न तो चाहिए ना भाई, अल्टीमेटली हमको चाहिए कि भैया जो जीडीपी में रिटर्न वैल्यू आए वो एटलीस्ट उतनी तो आए जितना हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट हम उसमें, भैया 50% से ज़्यादा की पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर में लगी है, किसी कंट्री की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन लगी हुई है, और उस कंट्री की रैंक उसी एग्रीकल्चर के इंडेक्स में 38 आ रही है, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस है उस चीज़ में हमारा, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स वर देयर। अब क्या हमको करना है, बेसिकली हमको करना है डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। क्या क्या चीज़ें हम इंप्रूव कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करो, नेशनल हाईवेज का डेवलपमेंट करो, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सब है ये अच्छा है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करो, है ना, रूरल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो ताकि जो वेस्टेज है वो रिड्यूस हो सके, है ना। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मार्केट्स के नंबर इंक्रीज़ करो, ताकि जो बेसिकली जो फार्मर्स हैं वो सेल कर सके अपने उसको। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ने भी यही सजेस्ट किया था कि भैया मार्केट्स के नंबर बढ़ाओ। तो ये कुछ चेंजेस हैं, दीज आर सम स्लाइट चेंजेस दैट कैन बी प्रपोज, दैट कैन बी डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेंज इन द एग्रीकल्चर ओवरऑल और एग्रीकल्चरल एफिशिएंसीज। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, टैक्स इंसेंटिव ऑन फिलैंथ्रोपी। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रिगार्डिंग कि जो आपके फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो आपके लोग इस तरीके से देते हैं, लोगों के भले के लिए पैसा देते हैं, फिर चैरिटी के लिए डोनेशंस देते हैं, इसका समय आ गया है कि हम टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करना शुरू करें। जो लोग चैरिटी में पैसा देते हैं, जो कि चैरिटेबल डोनेशंस करते हैं, उन लोगों को टैक्स इंसेंटिव देने का टाइम आ गया है। अब एक्चुअली में सबसे पहले ऑथर ने बोला कि टैक्स इंसेंटिव्स को और उसके इम्पैक्ट को ऑन द फिलैंथ्रोपी एंड इन सब चीज़ों में उसका इम्पैक्ट को अभी तक अच्छे से स्टडी किया नहीं गया, दीज हैव नॉट बीन स्टडीड वेरी मच, है ना। और किस तरीके से ये इम्पैक्ट करते हैं, चैरिटी को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, ये हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है, ठीक है। एंड अब समय है कि हम इसको स्टडी करें, और अगर इससे कुछ पॉसिबल हो, इससे कुछ बेनिफिट मिलता हो, तो हम वो टैक्स इंसेंटिव और फिलैंथ्रोपी में प्रोवाइड करना शुरू करें। तो दैट इज़ द थिंग विच हैज़ बीन डिमांडेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। तो बस सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ऑथर ने इस आर्टिकल में बेसिकली जिस्ट क्या है। तो ऑथर ने कहा कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, अगर आप टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करते हो, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा।
अगर आप टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करते तो एक सिग्नलिंग इफेक्ट है, इट्स अ सिग्नलिंग इफेक्ट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसी को लिख लीजिए कि टैक्स इंसेंटिव एंड फिलैंथ्रोपी अगर आप प्रोवाइड करते हो तो वो सिग्नलिंग इफेक्ट है। सिग्नलिंग इफेक्ट मतलब कि व्हाट हैपेंस इज दैट इट डिनोट्स दैट द स्टेट सपोर्ट्स फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। ये दर्शाता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, इट सपोर्ट द फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी एंड थ्रू इट्स रेवेन्यू फोरगॉन एक्टिवली इनकरेजेस प्राइवेट एक्टर्स टू इंगेज विद पब्लिक प्रॉब्लम। तो ये जो बेसिकली सिग्नलिंग इम्पैक्ट है, मतलब कि गवर्नमेंट भैया आपके साथ खड़ी हुई है और गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है एक तरीके से फिलैंथ्रोपी को। अगर आप इस तरीके की स्टडी करते हो, अगर आप इस तरीके के इंसेंटिव प्रोवाइड करते हो, तो वो दर्शाता है कि गवर्नमेंट भैया फिलैंथ्रोपी के साथ खड़ी है। और ऐसे में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो और ज़्यादा करीब आएंगे पब्लिक प्रॉब्लम्स के और फिलैंथ्रोपिकली उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स इज द नीड ऑफ द आवर। हमको ये देखना है कि टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी में, है ना। जो अलग अलग प्रोविजंस हैं सपोर्टिंग फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, तो उन सबको हमको स्टडी करने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से उसका बेनिफिट देख सकते हैं कि लोग कर रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लोग फिलैंथ्रोपी में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट कि दैट इज द थिंग। एंड ये यूएस यूके में स्टडी हुई थी जिसके अंतर्गत ये पता चला था जो हाई इनकम डोनर्स होते हैं यूएस यूके में, ये पता चला कि जो हाई इनकम डोनर्स है दे आर मोर सेंसिटिव टू टैक्स इंसेंटिव्स, दे आर वेरी सेंसिटिव टू टैक्स इंसेंटिव्स। इनको टैक्स इंसेंटिव्स के प्रति बहुत सेंसिटिव रहते हैं। देयरफॉर दे वेरी केयरफुली दे टारगेट द मतलब इस तरीके के डोनर्स को अगर आपको टारगेट करना तो आपको ये सब जो इस तरीके की पॉलिसीज इनको क्राफ्ट करना पड़ेगा। यू हैव to relook at these categories and you have to relook at these incentives and all, ताकि आप बेसिकली वेल्थ को चैरिटी में कन्वर्ट कर सके, वेल्थ टू चैरिटी का जो है वो कन्वर्जन हो सके और बेसिकली इसके इंसेंटिव्स का बेनिफिट दूसरों को मिल सके जो चैरिटेबल उसका है। ऑब्वियस सी बात है इसका इम्पैक्ट भी लोगों पर पड़ेगा, लोगों के स्टैंडर्ड पे पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली वो होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देखते हैं आप, यहाँ पे तो कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही मुझे, है ना। EU joins chips race with 43 billion pound euro bid to rival Asia। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो उसने अपना प्लान अनवील किया है टू क्वाड्रपल द सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन यूरोप बाय 2030। अभी आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर का क्रंच बहुत ज़्यादा चल रहा है, देयर इज़ अ वेरी ह्यूज सेमीकंडक्टर क्रंच बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मतलब कल परसों का इकोनॉमिक सर्वे का जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने आपको वो भी बताया था, रिवीजन सीरीज में मैं कर रहा था, सॉरी, लेकिन रिवीजन सीरीज में जब मैं कर रहा था मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर का क्रंच एक ऐसा क्रंच है जिसको बहुत ज़्यादा ईजिली सॉल्व किया नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी वेरी इजीली सॉल्व, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसका जस्टेशन पीरियड ज़्यादा है, इसमें टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग इंडस्ट्री। तो ऐसे में यूरोप जो है वो अपना प्लान लेकर के आई है टू क्वाड्रपल द सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन यूरोप बाय 2030 एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इससे क्या होगा, उनका जो डिपेंडेंस है एशिया पे, क्योंकि सेमीकंडक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स हो, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, हर जगह आपको सेमीकंडक्टर का यूज़ मिलेगा, चाहे इलेक्ट्रिक कार्स हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन्स हो, कहीं पे भी आप अगर आप देखें तो आपको सेमीकंडक्टर चिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये चिप्स वो खाने वाली चिप्स नहीं, लेज़ नहीं, सेमीकंडक्टर लेज़ नहीं, कुछ लोग दिमाग में चिप्स से चिप्स याद आ रहा होगा, पर ये चिप वो वाले चिप है ना जो लगती है सिस्टम में। अरे जो 2000 के नोट में नहीं मिली थी वो चिप की, ज़मीन में गाड़ दो तो भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गड़ी हुई 2000 की जो नई नोट है उसमें चिप लगी थी, तो वही वाली चिप इसमें भी लगेगी। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ चिप्स हैज़ बिकम अ स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी इन यूरोप एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर द शॉक ऑफ पैंडमिक चोक्ड ऑफ सप्लाई। तो पैंडमिक में जो ये सेमीकंडक्टर का सप्लाई था दैट वाज चोक्ड ऑफ एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो कि सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं वो स्टैंड स्टिल पे आ गई और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो था वो ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया पे बढ़ गया। ताइवान, चाइना और साउथ कोरिया जो कि सेमीकंडक्टर्स और इन सब की उसमें
बहुत ज़्यादा आगे हैं, है ना। और ये चिप्स एक्ट है बेसिकली। अब ये चिप्स एक्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में भी लेजी घूम रहा है वैसे, बट ये इसको बोलते हैं चिप्स एक्ट ऑफ यूरोप। चिप्स एक्ट ऑफ यूरोप, जिसमें 45 यूरो का उन्होंने बोला है कि भैया हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स के उसमें क्वाड्रपल करेंगे सप्लाई को, और पूरे यूरोप में हम बिल्कुल आत्मनिर्भरता ला देंगे, ठीक है ना। एंड it will also help EU to reach its ambition to double its current market share to 20% in 2030। अब EU का एक और एम है कि भैया 2030 तक मार्केट को डबल कर देना, मार्केट में अपनी प्रेजेंस को डबल कर देना है। अभी 10% से बढ़ा करके 20% करने का है, ठीक है ना। तो दैट इज अगेन एम ऑफ दिस दिस एक्ट। श्रीलंका टू लॉन्च इट्स ओन आधार। अब इंडिया हैज एग्रीड टू प्रोवाइड ग्रांट टू श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, श्रीलंका को बेसिकली इंडिया प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस, और श्रीलंका में इम्प्लीमेंटेशन होगा किसका, यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, UDIF, है ना, यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। एंड इट्स अपेरेंटली मॉडल्ड ऑन आधार कार्ड, आधार कार्ड के मॉडल पे ही बेस्ड है। एंड द राजपक्षा गवर्नमेंट विल प्रायोरिटाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क एज अ नेशनल लेवल प्रोग्राम। तो राजपक्षा जो गवर्नमेंट है वो इसको एक नेशनल लेवल प्रोग्राम की तरह इंप्लीमेंट करेगा, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अंडर दिस प्रपोज्ड यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंट्रोड्यूस अ पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डिवाइस बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक डेटा। जैसा बायोमेट्रिक डेटा इंडिया में कलेक्ट होता है ना, वैसा ही अब श्रीलंका में होगा। एंड देयर विल बी अ पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डिवाइस विच विल बी, एंड इट्स अ डिजिटल टूल दैट कैन रिप्रेजेंट द आइडेंटिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन साइबर स्पेस। तो UDIF सिस्टम के थ्रू इसी तरीके से जैसा इंडिया में आधार है ना, वैसा ही ये इनिशिएटिव जो है वो लाया जाएगा। अब वैसे भी आपको पता होगा कि ये जो आइलैंड नेशन है श्रीलंका, उसकी हालत बहुत ख़राब चल रही है। देयर इज़ अ ह्यूज डॉलर क्रंच, जो हम बोलते हैं ना, मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ाया था, है ना, अगेन कि अगर डॉलर आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब कि आपके कंट्री में अगर फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसका मतलब है कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जो इंडिया में 1990 1991 में था ना कंडीशन, उस कंडीशन में आप जा रहे हो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तभी होता है जब आपकी कंट्री में डॉलर क्रंच हो, और वही क्रंच कहाँ पे हो गया है, श्रीलंका में वही क्रंच हो गया। बहुत ज़्यादा डेट रिडन सोसाइटी है श्रीलंका की। चाइना से लोन ले लेकर के ये बिल्कुल परेशान चल रहे हैं, चाइना से बहुत सारा लोन इन्होंने लिया है, एंड दैट इज मतलब हैम्परिंग नाउ देम, है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ श्रीलंका का। अभी हमने, इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया इनको, मतलब करेंसी स्वैप और लाइन ऑफ क्रेडिट में हमने इनको लोन भी प्रोवाइड किया था, है ना। तो आप देख सकते हैं जो मैप है श्रीलंका का कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे ऊपर जो नदर्न पार्ट है वो जाफना कहलाता है। सबसे ऊपर कौन सा है, जाफना कहलाता है। और यहाँ पे नेडुन थीवू यानी कि डेल्फ्ट आइलैंड है यहाँ पे, और ऊपर आपको जाफना पेनिनसुला दिखेगा। पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। याद रखिएगा पेनिनसुला क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द लैंड जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हो, 3 तरफ से पानी से घिरा हो, तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है ना। नेडुन थीवू यानी कि डेल्फ्ट आइलैंड मैंने आपको दिखा दिया। देन अगर आपको मैं यहाँ पे वाटर बॉडीज़ की बात करूँ तो इस रीजन में तो बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं। पाक स्ट्रेट एक है, और यहीं पे आपका फिर पाक बे दिखेगा। दिस वेरी डिस्प्यूटेड रीजन। पाक बे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। पाक बे डिस्प्यूटेड इसलिए क्योंकि कई फिशरमैन जो है वो आपके इंडिया वाले रीजन से इधर आ जाते हैं, श्रीलंका के मतलब जोन में इंटर कर जाते हैं, और कई श्रीलंकन जो फिशरमैन है वो इधर तमिलनाडु वाले रीजन में आ जाते हैं। तो पाक बे इसलिए भी काफ़ी फेमस है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। फिर यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिखेगा, पंबन आइलैंड दिख रहा है, पंबन आइलैंड, तो लोकेशन याद रखना है। एंड बीच में इधर साइड पाक बे, एडम्स ब्रिज आपको दिख रहा होगा, है ना, एडम्स ब्रिज दिख रहा है, और इधर आपको गल्फ ऑफ मन्नार दिख रही है, नीचे आपको गल्फ ऑफ मन्नार, ऊपर आपको ये एडम्स ब्रिज, ऊपर पाक बे, पाक स्ट्रेट दिख रहा होगा। जाफना मैंने आपको बता ही दिया है। ये आपका त्रिंकोमली है, जिसकी त्रिंकोमली है ना, ये त्रिंकोमली है जहाँ पे हमको मतलब ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए मिल रहा था। एंड यहाँ पर आपका कोलंबो का है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, कोलंबो टर्मिनल पोर्ट एंड ऑल, ये सब आपको याद रखना है। और यहाँ पे नीचे ऐसे गाले लिखा हुआ ना, ये गाले, दिस इज द थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गाला और गाले, ये क्रिकेट का बहुत फेमस है ना।
और नीचे ही आपका हम्बन टोटा भी है, हम्बन टोटा इज नीचे ओनली, एंड आपका हम्बन टोटा में ही जो चाइना के साथ 99 सालों का डील हुआ है ना, 99 ईयर्स डील, वो है। तो कैंडी भी काफ़ी फेमस है श्रीलंका में, कैंडी भी क्रिकेट के लिए काफ़ी फेमस है ना। तो ये आप मैप देख सकते हैं, ओवरऑल दिस इज़ द मैप ऑफ श्रीलंका। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप, आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। इंडियाज डेट टू जीडीपी बेटर देन दैट ऑफ यूएस। अब यहाँ पे देखो, आपको सिंपल सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो हमेशा आपका कम होना चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब कि आपके जीडीपी में कितना पार्ट आपका डेट का है, तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है हमेशा कम होना चाहिए। तो इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो जापान यूएसए से बेटर है। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन आंसर्ड बाय फिनेंस सेक्रेटरी। तो फिनेंस सेक्रेटरी का कहना है, टीवी सोमनाथन जी का, कि भैया ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज जो हैं काफ़ी बायस्ड हैं और इंडिया की रेटिंग को वो कम करके रखती हैं। जैसे इंडिया की रेटिंग सपोज करो वो BBB- या BBB इस तरीके की रेटिंग रखते हैं ना। हाँ, तो इंडिया की जो रेटिंग वो लोग घटाते हैं या इस तरह की रेटिंग रखते हैं। तो ऐसे में फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी का ये कहना है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज जो हैं दे आर वेरी बायस्ड, वेरी मच बायस्ड, एंड दे लैक क्लैरिटी। उनका जो मेथोडोलॉजी है ऑफ डिटरमाइनिंग द रेटिंग दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, एंड दे हैव डबल स्टैंडर्ड्स इन देयर असेसमेंट्स, है ना। उनके जो असेसमेंट्स है उसमें उनका डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, तो डेट टू जीडीपी रेशियो है इंडिया का, वो फार बेटर है देन दैट ऑफ यूएसए, देन दैट ऑफ जापान एंड ऑल। एंड दूसरी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी, कई AAA रेटेड कंट्रीज से हमारी अच्छी है, बट फिर भी जो हमारी रेटिंग है वो डिक्लाइन करके रखते हैं, वो हमेशा गिरा करके रखते हैं। सो दैट इज़ द बायसनेस दैट इज सीन देयर, है ना, वो बायसनेस वहाँ पे दिखती है। ट्राई स्टार्ट्स कंसल्टेशंस अहेड ऑफ 5G ऑक्शन। अब 5G ऑक्शन शुरू होने वाले हैं। क्यों शुरू होने वाले हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बजट में इस बार बोल दिया गया है कि 2022-23 तक आपका 2022-23 के सेशन तक आपका जो 5G हो रोल आउट हो जाएगा। ट्राई के बारे में बता दूं, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 20 फरवरी 1997 में बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। तो ट्राई एक्ट था 1997 का, उसी के अंतर्गत ये ट्राई बनाया गया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ट्राई के ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली टू क्रिएट एंड नर्चर कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन द कंट्री। ट्राई रेगुलेट्स टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग fixation, revision of tariffs for telecom services, and TRAI aims to provide a fair and transparent policy environment which promotes level playing field for telecommunication companies and all। तो लेवल प्लेइंग कॉम्पिटिशन मेंटेन करने के लिए, है ना, टैरिफ्स इन सबको फिक्स करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्राई का रोल। इसके अलावा हेडक्वार्टर आपको पता है न्यू दिल्ली में है। कंपोजिशन की बात करें तो ट्राई के अंतर्गत एक चेयरपर्सन होता है, 2 होल टाइम मेंबर्स होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है ना। ऑल मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे शुड होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। 3 साल या 65 साल के तक ये बेसिकली अपनी पोस्ट को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है ना, विच एवर इज अर्लियर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। द गवर्नर्स रोल इन अप्रूविंग अ बिल। अब यहाँ पर गवर्नर के रोल की बारे में बात की जा रही है। अब अभी रिसेंटली क्या हुआ कि तमिलनाडु में, आपको पता है तमिलनाडु ने की जो लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल लेकर के आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो तमिलनाडु की स्टेट मेडिकल सीट्स हैं वो नीट के थ्रू वो नहीं भरेंगे, नीट को एक तरीके से वो डिसअप्रूव कर रहे हैं तमिलनाडु में। अब वो बिल जब गवर्नर के पास गया तो गवर्नर क्या कर सकते थे कि गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर सकते थे फॉर द प्रेसिडेंट, है ना। ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट का कंसेंट तो लगेगा ही लगेगा इस बिल में, तो बिना टाइम वेस्ट के वो प्रेसिडेंट के लिए छोड़ सकते थे। बट व्हाट द गवर्नर डिड, गवर्नर रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, और रिकंसिडरेशन के बाद वहां पे दोबारा से वो बिल पास हो गया। तो अब ये आर्टिकल में लिखा जा रहा है कि गवर्नर कई बार क्या करते हैं, दे मतलब कि मतलब फालतू का डिले कर रहे हैं। इफ़ द बिल हैड टू बी रिजर्व फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, चूँकि ये जो बिल है ये रिगार्डिंग द कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, इट्स रिगार्डिंग द कॉन्करेंट अफेयर एंड ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉपर एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ देयर। इसलिए ये बिल ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट के पास सेंड के लिए तो जाता ही जाता, तो आप पहले ही उसको भेज देते, है ना। द बिल हैज़ टू बी सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर अ सेंड, है ना, एज इट इज इनैक्टेड अंडर एन एंट्री इन द कॉन्करेंट लिस्ट। चूंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी लॉ भी बना हुआ है, तो दोनों के बीच में कोई दिक्कत ना है। इस कारण से क्या होगा कि बिल को असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास ही भेजना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट के पास भेजने पे कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी गई है कि प्रेसिडेंट को असेंट देना जरूरी है या नहीं। तो प्रेसिडेंट असेंट दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है।
आर्टिकल 200 जो होता है, आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर के पास चॉइसेस क्या क्या है। पहला कि असेंट दे दे, दूसरा असेंट ना दे, तीसरा बिल को रिटर्न कर दे, और चौथा है कि वो रिजर्व कर दे फॉर रिकंसिडरेशन। कुछ केसेस हैं जहाँ पे रिजर्व करना मैंडेटरी है, जैसे कि अगर मान लो हाई कोर्ट की पावर चेंज हो रही है या हाई कोर्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं ये स्टेट गवर्नमेंट वाले, तो गवर्नर को बिल फिर एनी हाउ रोकना ही रोकना है। तो इफ़ एनी बिल इज देयर टू डेरोगेट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट और endanger the position of the courts, then that bill must be reserved for the president, then that bill must be reserved for the president। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अब जो आर्टिकल 201 है वो कहता है कि जब बिल रिजर्व हो जाएगा प्रेसिडेंट के लिए तो गवर्नर का फिर रोल खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद बिल में फिर कौन, एकमात्र व्यक्ति ऐसा आपका प्रेसिडेंट ही है जो फिर एक्ट कर सकता है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड अब प्रेसिडेंट फिर बिल में असेंट दे भी सकता है। ही में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल, है ना। तो ये अगर मनी बिल नहीं है तो ये सारी चीज़ें भी प्रावधान है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड फिर आप प्रेसिडेंट को नहीं बोल सकते कि जल्दी बिल पास करो, इतने दिन में पास करो, इतने दिन में पास करो, एंड जो भी है। अगर मान लो वो भेज देता है बिल, सपोज करो द गवर्नर, अगर प्रेसिडेंट गवर्नर को डायरेक्ट करता है कि भैया इसको बिल को भेजो दोबारा से अपने मैसेज के साथ, तो हाउस विल हैव टू रिकन्सिडर द बिल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम रिसीविंग इट, है ना। 6 महीने तक फिर उनके पास, हाउस के पास दोबारा टाइम रहेगा कि वो रिकन्सिडर कर सकते हैं और वो बिल को दोबारा भेज सकते हैं चेंज के साथ या चेंज के बिना। लेकिन बिल फिर अब डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। एक बार अगर रिजर्व हो गया प्रेसिडेंट के पास तो बिल फिर पूरा प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। एंड फिर उसके बाद बेसिकली प्रेसिडेंट जो है वो असेंट देता है अपने उसका कि नहीं देता, उसके हिसाब से फिर बिल के साथ जो भी होगा, है ना। अगर नहीं भी देता तो आप कुछ कर नहीं सकते, कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, आप कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे इंडिया श्रीलंका के रिलेशन जो इंप्रूव हो रहे हैं उसके बारे में बात की गई इस आर्टिकल में, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक दो चीज़ें बताता हूँ जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली। वो एक तो है तमिलनाडु के जो तमिलियंस हैं जो श्रीलंका में रह रहे हैं, उनके राइट्स के कारण कई बार हमारे और श्रीलंका के बीच में इशूज आते हैं, क्योंकि इंडिया जो है बोलता है कि भाई तमिलियंस के राइट्स को बचा के रखो। और चूंकि श्रीलंका एक सिन्हलीज स्पीकिंग कंट्री है जहाँ पे सिन्हली डोमिनेटेड पीपल हैं, वहाँ पे कई ह्यूमन राइट वायलेशन देखने को मिले हैं सिविल राइट्स के, तो ये इशू है। दूसरा जो इशू आता है कई बार वो आता है जो फिशरमैन कम्युनिटी है, मैंने आपको बताया एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा जो तमिल कम्युनिटी है, तीसरा जो ये है कि फिशिंग का ही बता रहा हूँ कि जो तमिल कम्युनिटी है इंडिया के, वो वहाँ पे बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं, मतलब ये पाकवे वाले रीजन में बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं। और बॉटम ट्रॉलिंग बहुत ज़्यादा बेसिकली हार्मफुल है, इंजीरियस है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारी फिशेज एक बार में मरती हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने कही कि बॉटम ट्रॉलिंग के कारण भी कई इश्यूज आते हैं और ऐसे में हमको ये इश्यूज दूर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज हमारे रिलेशंस ठीक है, अब तो ठीक चल रहे हैं। अदरवाइज चाइना के इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ गया था श्रीलंका, बट अभी थोड़ा ठीक चल रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑफ द न्यूज़ एनालिसिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।